दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है उद्योग, व्यापार, कृषि या संवैधानिक प्रगति। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संवैधानिक प्रगति, ऑप्शन डी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था। और आप जान लीजिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार्यता कितना सफल रहा था और भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, किंतु तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन आयोग की नियुक्ति कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना 1919 की, असहयोग आंदोलन 1920 का और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से भारत नहीं बल्कि एशिया छोड़ने को कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी। यहीं पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई और गांधी जी का ये मानना था कि यदि अंग्रेज भारत यानी एशिया में स्थित यह भूमि छोड़ दें तो यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका ये मतलब था हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अगला प्रश्न है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, ये कथन किसका है। तो ये कथन आइंस्टीन का है। आप देख लीजिए, महात्मा गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया। देशवासियों के सहयोग से उन्होंने वह कर दिखाया जिसका स्वप्न भारत के घर घर में देखा जाता था। वह स्वप्न था दासता से मुक्ति का।
अंधेरे पर उजाले की विजय का, सत्य की शक्ति द्वारा उन्होंने सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। और गांधी जी की महानता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये भरोसा कर पाएंगी कि एक हाड़ मांस का मानव भी इस पृथ्वी पर चला था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मई 1943 में, अगस्त 1943, जुलाई 1944 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत महात्मा गांधी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ये आंदोलन देश भर में स्वतः स्फूर्त या अपने आप रूप में प्रसारित हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा पहला आंदोलन था जो नेतृत्वहीन होने के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा और इसे स्थगित नहीं किया गया था। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी, आपको बताना है। फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रॉम्या रोला या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर मार्टिन ग्रीन, ऑप्शन बी। मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक गांधी एक नए युग के क्रांति की आवाज़, वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी, ये मार्टिन ग्रीन की पुस्तक है। इसमें महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। इस पुस्तक में मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी का एक समस्यागत नायक तथा विवादित हीरो के रूप में वर्णन किया है। रोम्या रोला जो है फ्रांसीसी लेखक हैं, इन्हें 1915 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्होंने महात्मा गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेडरिक बी फिशर का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में 1882 में हुआ था। ये एक बिशप के रूप में कलकत्ता आए। ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन को। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय पूंजीपति या कैपिटलिस्ट द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया, जबकि पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन राष्ट्रवादियों, शहरों के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल वारी साल में ही इसका अपवाद रहा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने माजरी सेना का गठन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से ये घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। देखिए, ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति यानी चीफ कमांडर की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और ये घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 26 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के वेश में वे घर से बाहर निकल गए और 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही
दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये है कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया पुस्तक ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है और यंग इंडिया में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो है ये सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था और कहा था कि कांग्रेस की स्थापना इस कारण की गई कि इसके जो संस्थापक थे उनकी इच्छा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1916 से 1921 तक। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। तो याद रखिएगा, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिन-लिथगो कमीशन। सही उत्तर हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। समिति ने डायर पर दोषों को हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कैसरे हिंद, नाइटहुड, राय बहादुर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर नाइटहुड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सरकारी आकलन के अनुसार कुल 379 लोग मारे गए, जबकि गैर सरकारी अनुमानों के अनुसार ये संख्या अधिक थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था और ये तिथि 5 मार्च 1931 थी। गांधी जी के नेतृत्व में जो है गांधी इरविन समझौते के अनुसार जो प्रमुख मांगे रखी गई थी उसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिली और कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी? ऑप्शन है देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लाहौर कांग्रेस या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो सही उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इन विकल्पों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के बाद हुआ था। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई।
इससे 6 दिन पूर्व ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। शेष विकल्प पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, लाहौर कांग्रेस दिसंबर 1929 में और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में गांधी इरविन समझौते के पहले की घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो सही उत्तर खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इनको लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया, श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और आप जान लीजिए कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वो कौन सा योगदान था? तो सही उत्तर उग्रपंथ या चरमपंथ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अरविंद घोष, इन्होंने 4 प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल यानी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया था। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि बातें सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति किन्हें माना जाता है? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल को। बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी अथवा उग्रवादी दल का गठन किया। ये दल उदारवादी दल की पुरानी पीढ़ी की नरम नीति का विरोध करता था और उग्रवादी दल ने कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय नीति का जो है उसका विरोध किया था या उसका बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांधी जी ने लंदन में अपने थियोसोफिस्ट मित्रों के आग्रह पर गीता का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया, सही नहीं है। वे गीता को गीता माता कहते थे और वे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन बी केवल गलत है कि उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक गांधी जी की नहीं है। महात्मा गांधी की जो पुस्तकें हैं उसमें देखिए हिंद स्वराज और सत्य के मेरे प्रयोग पुस्तकों की रचना है। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया का संपादन भी उन्होंने किया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर जोर दिया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन में किया। स्वदेशी आंदोलन 1905 के प्रमुख नेताओं में से एक अरविंद घोष ने ऐसे जान गीता और बाल गंगाधर तिलक ने अपने मांडल्य प्रवास के दौरान गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उग्रवादी नेता नहीं था, आपको बताना है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी नेता थे। ये नरम दल या उदारवादी नेता थे, उग्रवादी दल के नहीं थे। दादा भाई नौरोजी जो है ये बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के नेता थे, पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे। ये अंग्रेजी शासन का विरोध संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत इन्होंने की थी। राष्ट्रगोप्तार का अर्थ होता है सत्यवादी
और कांग्रेस के 3 बार ये यानी दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था? आपको बताना है 1930, 1936, 1940 या 1943 में। तो सही उत्तर 1936 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल था, लेकिन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया और बंगला भाषी क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया गया। पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर 2 पृथक प्रांत बना दिए गए। अगला प्रश्न है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये नारा किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे यानी भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा भूमिगत आंदोलन चलाया गया था। भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन के शुरू होने से पूर्व यानी 9 अगस्त 1942 के तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ था और नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अगस्त महीने में। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसी में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा डू और डाई यानी करो या मरो का दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के चोटी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में करीब 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो सही उत्तर है ये डोमिनियन स्टेट। देखिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट या प्रादेशिक स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने
राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।